ओके, तो हम इवोल्यूशन पर बात कर रहे थे, जैव विकास पे बात कर रहे थे। जैव विकास में अब तक हमने ये पढ़ लिया कि भाई जीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत है और उसका कैसे खंडन किया गया। जैसे लुईस पास्चर ने, फ्रांसिस रेड्डी ने उसका खंडन किया था। भाई बहुत सारे वैज्ञानिकों ने यह कहा था कि निर्जीव से सजीव बन गया, ठीक है, और उनकी ये जो धारणाएं थी वो गलत थी, काल्पनिक थी। और उसके बाद में लुईस पास्चर है, फ्रांसिस रेड्डी जैसे साइंटिस्ट आए और उन्होंने ये बताया कि भाई निर्जीव चीज़ों से कभी भी सजीव जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती, सजीव से ही सजीव की उत्पत्ति हुई है। इसलिए उन्होंने जीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। किसका दिया था? जीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। तो इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हुए मिलर का सिद्धांत पढ़ेंगे और मिलर के सिद्धांत के हम अंदर क्या बात पढ़ेंगे। तो पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि जस्ट इससे पहले हम ओपेरिन हेल्डिन का सिद्धांत देखा था। उन्होंने ये बताया था कि जो जीव की उत्पत्ति हुई है वो कुछ बड़े अणुओं से हुई है जो निर्जीव थे, निर्जीव बड़े अणुओं से हुई है, जैसे प्रोटीन। ये बात हम भी मानते हैं भाई, ये बात हम भी मानते हैं कि जैसे प्रोटीन है, ये एक प्रकार का खुद का जो मॉलिक्यूल है वो तो निर्जीव ही है भाई। प्रोटीन तो निर्जीव ही है, लेकिन अपनी बॉडी के अंदर अपने को सजीव बनाए रखा है इसने, और अपना पूरा शरीर कार्बनिक पदार्थों से बना हुआ है। और प्रोटीन के अंदर क्या होता है? कार्बन होते हैं, ये तो आप भी जानते हो, क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, ठीक है, क्लियर? आई बात समझ में? अब आगे अगर हम बात करें तो मिलर ने इस क्रम में क्या कहा था भाई? मिलर ने इस क्रम में ये बात बताई थी कि अकार्बनिक चीजों से कार्बनिक चीजें बनी और उनसे हमारा शरीर बना। अब बात यह थी कि भाई कार्बन कैसे बन गया, कार्बन कैसे बना हुआ होगा, कैसे बना होगा प्रकृति में कार्बन? तो उसने एक ऐसा कांच का एक उपकरण तैयार किया खुद ने ही, ठीक है, ये खुद ने एक उपकरण तैयार किया कुछ इस प्रकार का कांच का। इसमें आप देख सकते हो ये वैक्यूम पंप है, क्या है, यहां पर इसने जल डाल रखा है, ये उबलता हुआ जल है, ये इलेक्ट्रोड डाल रखे हैं इसने दो, ये स्पार्किंग डिस्चार्ज है, और ये जल बाहर से जा रहा है, इसमें इकट्ठा हो रहा है, जल बाहर निकल रहा है, जल अंदर जा रहा है, यानी इसको ठंडा करने के लिए। किसको? यहाँ से जो बन के आए उसको थोड़ा ठंडा किया जाए ताकि वो यहाँ इकट्ठा हो जाए। आप ये चीज़ आप भी जानते हो कि पदार्थ जो होते हैं उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। यदि गैस को आप बहुत ज़्यादा ठंडा करोगे या संघनित करोगे तो धीरे धीरे वो द्रव में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी? द्रव में बदल जाती है। जैसे जल वाष्प उठ रही है, आप जैसे घर में खाना बनाते हैं तो वाष्प उठ जा रही है, आप उसके ऊपर ढक्कन लगा दो, उसके ऊपर बूंदे बूंदे दिखाई देगी आपको, तो द्रव बन गया। क्या बन गया? और फिर यहाँ से निकालने का इसका रास्ता था। तो इसने क्या किया? मीथेन, अमोनिया, H2O, हाइड्रोजन। इसने बोला कि मीथेन जो था प्रकृति में पहले से मौजूद था, ये बात हमने भी पढ़ी थी। मीथेन तो बना ही था, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ऊपर गई और उसने CO2 से क्रिया की तो मीथेन गैस का निर्माण हो गया। अमोनिया का भी बताया था निर्माण, H2 यानी जल पहले से था और जल के टूटने से हाइड्रोजन भी बन गई। तो बोले ये चीजें पहले से थी, तो पूरे अंतरिक्ष के अंदर कहीं ना कहीं पर ये चीजें थी, क्लियर? तो उसने कुछ ऐसा ही किया, यहां पे उसने जल डाला, इसके अंदर उसने ये गैसें डाली 4, और यहां पर उसने इलेक्ट्रोड डाल दिए। इलेक्ट्रोड जानते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, और 800 डिग्री सेंटीग्रेड वोल्टेज पे इनको गर्म करवाया, स्पार्किंग करवाई। जैसे दो तारों को हम टच करते हैं ना तो स्पार्किंग होती है ना, वैसा इसने स्पार्किंग करवाई। तो देखा कि इन गैसों को यहाँ पे डाला और इनकी स्पार्किंग करवाई, साथ साथ यहाँ से उबलता हुआ जल इन पे जा रहा था, गिर रहा था इन पे, उबलता हुआ जल। उबलता हुआ जल का मतलब वाष्प जा रही थी। क्या जा रही थी? वाष्प जा रही थी, जल थोड़ी जा रहा था, वाष्प जा रही। फिर यहाँ उनको वो ठंडा कर रहा था और यहाँ उनको इकट्ठा कर रहा था। जब इकट्ठा उसने किया और इसके अंदर उसने इस द्रव को बाहर निकाला, और इस द्रव को बाहर निकालने के बाद जब इसका एनालिसिस किया, इसका विश्लेषण किया, तो उसको ये गैसें नहीं मिली भाई, उसको अम्ल मिले, एस्पार्टिक अम्ल है, ऐसे अम्ल मिले उसको, ठीक है।
एसिटिक अम्ल है, ऐसे अम्ल मिले। तो उसने कहा कि यहाँ पर अम्ल यदि पूरी तरह से बन गया, तो आप जानते हो अम्ल की प्रकृति तो कार्बनिक होती है, एमिनो एसिड होता है, कार्बनिक होता है, तो उनके जुड़ने से प्रोटीन भी बना होगा और उनके जुड़ने से शरीर भी बना होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारा शरीर किस बेस पे चलता है, कार्बनिक। किस पे है, कार्बनिक। तो उसने कहा ये चीज़ें पहले से थी, तो प्रकृति में ऐसी घटना तो कहीं पर भी हो सकती है। बिजली कड़की होगी, ये स्पार्किंग का मतलब क्या समझा रहा था वो, बिजली की कड़कन से स्पार्किंग हो गई होगी इन गैसों के अंदर, और जल उबल ही रहा था तो वाष्प इस पर गिर गई होगी और उससे प्रोटीन वगैरह बन गए। तो इसकी बात अगर देखा जाए तो काल्पनिक तौर पे तो नहीं है, बिल्कुल भी मानने वाली बात है कि भाई ये चीज़ें थी और ऐसी घटना प्रकृति में कहीं, देखो ये तो छोटा सा उपकरण वो समझा रहा था और बोला कि बड़े स्तर पे ऐसी घटना हो सकती है ना, प्रकृति में हो सकती है, बिजली कड़क सकती है, कड़क सकती है ना, गैसें थी और जल था पृथ्वी पर और वो भी गर्म था, तो उसकी वाष्प ऊपर जा रही थी, तो हो सकता है कोई प्रोटीन बन गया हो और प्रोटीन जल में चला गया हो, और प्रोटीन जल में जाने से प्रोटीन से क्या बना, धीरे धीरे कोई ना कोई शरीर का निर्माण होने लग गया। लेकिन डेफिनेट ये इसने ये नहीं बताया कि इसी चीज़ों से आदमी की जो मनुष्य है वो बन गया था या कोई जीव बन गया था। ठीक है, ये बात मिलर का प्रयोग है। तो मिलर का प्रयोग जो है वो पूरी तरह आपको ये समझाता है कि अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों की उत्पत्ति हुई, और मिलर का प्रयोग इस बात की पुष्टि करता है कि ओपेरिन हेल्डिन का जो सिद्धांत है उसमें उसने ये बताया था, क्या बताया था, कि कोई निर्जीव कार्बनिक पदार्थ से शरीर बना होगा। तो उसने कहा बना होगा भाई, अगर ऐसा देखा जाए तो प्रकृति में। क्लियर, आई बात समझ में। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर है जीवाश्मीय प्रमाण। देखो पैलेंटोलॉजी की अगर हम बात करें तो जीवाश्मीय प्रमाण हमें क्या कहते हैं, इससे पहले हमने इसके बारे में मिलर के प्रयोग के बारे में पढ़ा। अब जीवाश्मीय प्रमाण की अगर हम बात करें तो जीवाश्मीय प्रमाण हमें क्या कहते हैं। तो जीवाश्म आप जानते हो क्या होता है, कि कोई जीव है और करोड़ों साल पहले वो मर गया, और मरने से जहाँ पे वो गिर गया था वहीं पर उस पर तलछट जमा होने लग गई, और धीरे धीरे भूपरपटी उसके ऊपर जमा होने लग गई और एक चट्टान बन गई। जब खुदाई की गई तो इस चट्टान में ये चीज़ मिली, तो वो ऑब्वियसली वो जीवित तो नहीं मिलेगी आपको, लेकिन उसकी छाप जरूर मिल सकती है, आपको पहचान मिल सकती है ना, छाप। जैसे हमने मिट्टी में एक छाप छोड़ दी, ऐसे हाथ को दबा दिया तो अपना हाथ वैसा का वैसा मिलता है ना, छपा हुआ, ऐसे मिल सकती। इस आधार पर उसने जीवाश्म, इस आधार पर जीवाश्म के बारे में पता लगा है कि जीव का ही अंश। जीवाश्म के अध्ययनों को पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चार्ल्स लेल के अनुसार जीवों के चट्टानों से प्राप्त चिन्ह अथवा ठोस भागों के अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। जीवों के चट्टानों से प्राप्त चिन्ह या ठोस भागों के अवशेष, अवशेष तो आप जानते हो, पीछे का कोई अंश क्या कहलाता है, जीवाश्म कहलाता है। चट्टानें अवसाद या तलछट से बनी होती है, ये बात भी सही है। अवसाद मतलब मिट्टी जमा होती जा रही है, जा रही है, जा रही है, उसके ऊपर दूसरी परत आ गई, उसके ऊपर दूसरी परत आ गई, उसके ऊपर दूसरी परत आ गई, तो तलछट से बनी हुई है। और भूप्रपटी का एक अनुप्रस्थ काट हमें पृथ्वी के इतिहास के दौरान एक तलछट पर दूसरे तलछट के निर्माण की व्यवस्था को बताता है। यानी भूप्रपटी हमें क्या बताती है, भूप्रपटी का मतलब पृथ्वी की परतें हमें क्या बनाती है, कि एक तलछट के आप एक परत को हटाओगे तो दूसरी परत आएगी, तो आप बता सकते हो कि एक परत के बाद दूसरी परत का निर्माण हुआ है। ठीक है, इस प्रकार की चट्टानों को अवसादी चट्टान कहते हैं। कैसी चट्टान कहते हैं, अवसादी चट्टान, जो एक के ऊपर एक जमती गई जमती गई, इस चट्टानों क्या कहेंगे, अवसादी चट्टान। अधिकांश जीवाश्म अवसादी चट्टानों में ही पाए जाते हैं। ज्यादातर जो जीवाश्म आपको मिले हैं वो कैसे मिले हैं, नई चट्टान में कम मिले, लेकिन अवसादी चट्टान तो पुरानी मिलेगी आपको, कई करोड़ों वर्ष पुरानी मिलेगी अवसादी चट्टान। तो नई चट्टान में कहां से जीव बनेगा। तो डायनासोर को किसी ने देखा नहीं था, लेकिन जीवाश्म के आधार पे तो उन्होंने बताया ही था कि भाई ऐसा इतना बड़ा कोई जीव रह चुका है करोड़ों वर्ष पहले, और अब नहीं है वो। उसके मरने के कोई कारण हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है उसको पर्यावरण में खाने के लिए पर्याप्त नहीं मिला हो, उसके कारण मर गया हो, आपसी संघर्ष या प्रतिस्पर्धा के कारण मर गया हो, जैसे डायनासोर की आपस में लड़ाई हुई जिनके कारण मर गया हो।
लेकिन गनीमत है कि आज ऐसे जीव मौजूद नहीं है, अगर होते तो हमें नहीं छोड़ते। जीवाश्मीय प्रमाण में हम आगे बात करते हैं। भिन्न आयु की चट्टानों की तलछट में जीव रूप पाए गए जो कि संभवतः उस विशेष तलछट के निर्माण के दौरान मरे थे। जैसे जैसे तलछट बनती गई, जैसे यहाँ पर इतनी तलछट है, तो मान लो इनको यहाँ पर डायनासोर मिला। डायनासोर भी कई प्रकार के थे, जाइगेंटोसोरस था, ठीक है, बड़े छोटे कई प्रकार के थे। यहाँ पे मान लो उसको आर्कियोप्टेरिक्स मिला। तो उसने बताया कि हर तलछट पर कोई ना कोई जीव मिल रहा है, ये उसकी एज को भी बता रहा था। विभिन्न तलछटी परतों में जीवाश्मों का अध्ययन उस भूवैज्ञानिक काल को दर्शाता है जिसमें वो मौजूद थे। इनमें से कुछ विलुप्त जीवों के प्रदर्शित को करता है, जैसे डायनासोर विलुप्त हो गया, तो भूवैज्ञानिक काल तो वही था, ठीक है ना। अध्ययन से पता चलता है कि जीव रूप समय समय पर परिवर्तित होते रहे हैं और कुछ विशेष जीव रूप एक निश्चित जैव भूवैज्ञानिक समय काल तक ही सीमित रहे। यानी ये बात भी सही है कि भाई प्रकृति के अंदर हर समय बदलाव आ रहे हैं। तो काफ़ी करोड़ों वर्ष पहले जो जीव थे आज वो जीव नहीं है। लेकिन हम ये अगर उनको जोड़ के देखें, प्रमाण का क्या मतलब है, जीवाश्मी प्रमाण से क्या मतलब निकलता है? इस जीवाश्मी प्रमाण से ये मतलब निकलता है कि वो जीव जो मर गए थे ना, वो कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हुए हैं, किसी न किसी बात के लिए वो हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो जीवाश्म है वो हमारे पूर्वज भी हो सकते हैं, कि वो मरे थे तो हमारे पूर्वज भी हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हर कालांतर में डीएनए में परिवर्तन आता रहता है, नई नई चीजें बनती रहती है, ये तो आप भी जानते हो। हम जीवाश्म को ना लेके चलें, हम कोई 4-5 पीढ़ियों की पहले की अगर बात कर लें तो उनके डीएनए के स्ट्रक्चर, तुम्हारे डीएनए के स्ट्रक्चर में बहुत अंतर आ गया होगा। उनके पास जितने करेक्टर थे, हो सकता है आपके पास वो करेक्टर डेवलप नहीं हुए या उनसे बेहतरीन करेक्टर डेवलप हो गए। देखा जाए तो पुरानी पीढ़ियों को हम हमसे कंपेयर करें तो दिमागी क्षमता में कंपेयर करें तो ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन शारीरिक क्षमताएं कम हुई है। एज का करेक्टर देख लो, पहले का आदमी 100 साल पूरे जी लेता था, लेकिन आज देखो आप 50-60 साल जी रहता है। लेकिन 50-60 साल के करियर में वो इतना कर देता है जितना उसने 100 साल के करियर में नहीं किया था उस आदमी ने। तो इसका मतलब क्या है? ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ी है उसकी। पृथ्वी के इतिहास में विभिन्न समूहों पर नए जीवन रूप प्रकट हुए हैं, अर्थात उद्विकास हुआ। ये बात भी यही समझा रहा हूं आपको। उद्विकास क्या कहते हैं? अब आप भाई जैव विकास या उद्विकास की बात करें तो ये क्या है उद्विकास? जैव विकास क्या कहता है कि हमारा जो विकास है वो एक झटके में नहीं हुआ था। हमारा जो विकास है वो कर्मिक है। कर्मिक मतलब करोड़ों वर्षों से चलकर आया था, तब जाके मानव बना। उसमें रूपांतरण होता गया होता गया होता गया होता गया, तब जाके इंसान की उत्पत्ति सही तरीके से हुई। और आज का जो मानव है, जिसको आप होमो सैपियंस कहते हो, उसकी जो क्वालिटी है पहले वाले होमो इरेक्टस है जो मानव है, पहले वाले जो मानव है, ठीक है, उनसे बहुत ज्यादा डिफरेंट है, ठीक है। वो सही से खड़े होकर नहीं चलते थे, थोड़े झुक के चलते थे। अगर हमारे आदि मानव को देखे तो उनके शरीर पे, पूरे शरीर पे बाल पाए जाते थे, लेकिन अब संख्या कम है बालों की। उनके कैनाइन, उनके जो दांत थे उनकी आकृति भी बड़ी बड़ी थी। उनकी कार्डियल कैपेसिटी भी ज्यादा थी, मतलब खोपड़ी का आकार, चेकबोन, चेहरे की हड्डियां, ये सारी बड़ी बड़ी थी। अंगुलियां बड़ी बड़ी थी, ठीक है। सामान्य पुरानी चट्टानों से प्राप्त जीवाश्म सरल प्रकार के तथा नई चट्टानों से प्राप्त जीवाश्म जटिल प्रकार के। ये बोल रहा है कि पुरानी चट्टानों से प्राप्त जो जीवाश्म होते हैं ना, वो सरल होते हैं, उनको आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन नई चट्टानों से प्राप्त जो जीवाश्म होते हैं वो सरल नहीं होते, थोड़े जटिल होते हैं। रीजन क्या हो सकता है कि पुरानी तौर पे अगर हम देखें तो उसमें कुछ अंश रहता ही नहीं है, कुछ नहीं रहता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, सिर्फ एक छाप मिलती है। लेकिन नई चट्टानों में हम देखें तो हो सकता है उसके बॉडी के कुछ पार्ट रह गए हो, तो अब वो उस छाप को ढूंढने की वजह से अब ये ढूंढ रहा है वो
कि इसमें कार्बन कौन से थे, इसमें प्रोटीन कौन सा था, तो क्या हो गया, जटिल हो गया ना काम। जीवाश्मों की सहायता से हम जंतुओं जैसे घोड़ा, हाथी, मनुष्य आदि की वंशावली इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं ना। भाई घोड़े के ऊपर भी अगर बात आए तो ये भी बताया जाता है कि घोड़ा शुरू स्टार्ट में जो उसके था वो कुत्ते के आकार का था, और उसमें दो जो खुर हैं उसमें 2 अंगुलियों की 2 ही संख्या ना, घोड़े के अंदर देखा जाए सिंगल है, घोड़े में तो सिंगल ही है ना, हाँ सिंगल है, ठीक है। तो उसकी अंगुलियों की संख्या कम हुई, जैसे 5 अंगुलियां थी तो उसमें अंगुलियों की संख्या कम हुई, धीरे धीरे वो हाइट में बढ़ता गया। जिराफ की अगर हम बात करें तो जिराफ को पहले ये बताते थे कि वो नीचे ही चलता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी गर्दन लंबी हुई। जीवाश्म प्रमाण में हम आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास पृथ्वी के जीव विज्ञान इतिहास के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। ये सही बात है। इसने कहा कि भूवैज्ञानिक इतिहास, भूवैज्ञानिक कौन सा, जो पृथ्वी से जो वैज्ञानिक चीजें निकली हैं उसको हम बोल रहे हैं भूवैज्ञानिक इतिहास। और आज का जैसे बायोलॉजी, तो आज की बायोलॉजी पूरी तरीके से भूवैज्ञानिक इतिहास के साथ जुड़ी हुई है कि नहीं जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई है, ठीक है। अब है आगे अस्मी भूताश्म। अस्मी भूताश्म का मतलब क्या हुआ कि जब कोई जीवाश्म का रिप्लेस हो जाता है तो उसको अस्मी भूताश्म कहते हैं, और जब जीवाश्म ऐसा कैसा मिल जाता है तो उसको अस्मी भूताश्म नहीं कहा जाता है। मृत जीवों के कार्बनिक अथवा कोमल भागों का खनिजों के जमा हो जाने से प्रतिस्थापित हो जाना अस्मीकरण कहलाता है। यानी मृत जीवों के कार्बनिक अथवा कोमल भाग का खनिजों में बदल जाना यानी प्रतिस्थापित हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, अस्मी भूताश्म। इसमें जीवों के केवल कठोर भाग जैसे हड्डी, दांत, कवच, काष्ठ आदि ही परिरक्षित होते हैं। ऐसे जीवाश्मों को अस्मी भूताश्म कहते हैं। यानी हम उनकी किन चीज़ों को परिरक्षित नहीं कर सकते हैं, भाई इसमें प्रोटीन कौन सा था, उसमें कार्बोहाइड्रेट कौन सा था, ये चीज़ें हम उसमें स्टोर नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते ना। तो अस्मी भूताश्म का मतलब चीज़ें रिप्लेस हो गई, यानी उसके जो कार्बनिक अंश थे, उसके कार्बोहाइड्रेट थे, प्रोटीन थे, मिनरल्स थे, वो सारे मिट्टी में मिलकर खुद खनिज बन गए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अस्मी भूताश्म। यहां पर आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में बता रहे हैं। आर्कियोप्टेरिक्स एक ऐसा जीव था, देखो इसके बारे में बहुत ही रोचक बात है। आर्कियोप्टेरिक्स एक पक्षी था, बड़ा पक्षी था आर्कियोप्टेरिक्स। और आर्कियोप्टेरिक्स ऐसा पक्षी था जिसमें 2 चीजों के गुण थे, यानी सरीसृप के गुण भी थे और पक्षी के भी थे, जो रेंग कर चलते हैं। दोनों चीजों का मिला जुला रूप था। तो सरीसृपों तथा पक्षियों के मध्य की एक योजक कड़ी है आर्कियोप्टेरिक्स, और ये आज लुप्त हो गई, करोड़ों वर्षों पहले थी ये, और ये हमें जीवाश्म में ही मिली है। किसमें मिली है, जीवाश्म रूप से ही मिली है। ऐसी संयोजक कड़ियां जो वर्तमान समय में नहीं पाई जाती, मिसिंग लिंक कहते हैं। क्या कहते हैं, आपको बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं। आर्कियोप्टेरिक्स एक प्रकार का पक्षी था, लेकिन उसमें गुण किसके थे, पक्षी के साथ साथ सरीसृपों के भी गुण थे। सरीसृपों का मतलब जैसे सांप जैसे गुण, उसमें जो पूंछ थी वो पक्षियों जैसी पूंछ नहीं थी, वो सांप जैसी पूंछ थी उसकी। पक्षी था लेकिन पूंछ उसकी अलग तरीके से, ठीक है। और उसकी जो चोंच है वो जबड़ों में रूपांतरित हो गई। कैसी हो गई, आज यदि देखो तो आपको ऐसा कोई भी पक्षी देखने के लिए नहीं मिलेगा जिसके अंदर सरीसृप के गुण है। आज आप यदि देखो तो आपको सरीसृप अलग देखने के लिए मिलेंगे और पक्षी अलग देखने के लिए मिलेंगे ना। तो इनका पूर्वज, दोनों का पूर्वज कौन है, सरीसृप का और पक्षी का, आर्कियोप्टेरिक्स। एक ही पूर्वज, और उससे 2 चीजें निकली। तो कालांतर में इतना परिवर्तन हुआ कि एक जीव से 2 चीजें अलग अलग हो गई। तो बताओ जीवाश्म प्रमाण सही है गलत है, सही है कि आर्कियोप्टेरिक्स एक ऐसा जीव था जिसमें पक्षी और सरीसृप के गुण थे, लेकिन कालांतर में यानी डीएनए के अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ। आज आर्कियोप्टेरिक्स तो हो गया विलुप्त, और आर्कियोप्टेरिक्स की जगह पक्षी और सरीसृप अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए ना। तो हम कह सकते हैं कि जीवाश्म प्रमाण के आधार पर हम कह सकते हैं कि जैव विकास इस तरह से हुआ था, जैव विकास इस तरह से हुआ था। तुलनात्मक शारीरिकी और आकार की प्रमाण,
ठीक है। आज के जीवों में तथा वर्षों पूर्व विद्यमान जीवों के बीच में समानताएं और विभिन्नताएं पाई जाती थी। समानताएं थी और विभिन्नताएं थी। इस प्रकार की समानताओं को साझे पूर्वज के साथ रिश्ते और संबंध के रूप में जाना जा सकता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, शायद इसमें आ जाएगा कि भाई मछली है, पक्षी है, मेंढक है, मनुष्य है, ये देखा जाए इनमें क्या समानता है? आप लोग शरीर में कोई समानता नहीं, लेकिन आप इनके एम्ब्रियो देखो, इनके भ्रूण देखो आप, जब ये भ्रूण होते हैं सबके एक स्टेज ऐसी आती है, इनके भ्रूण सारे सेम से लगते हैं, तो भ्रूण की समानता हो गई इनमें। कौन सी? भ्रूण की समानता। तो उससे नए जीव बने, तो हम कह सकते हैं कि एक जीव से नए जीव बने होंगे, तो इसी को जीव विकास के आधार पर हम समझा रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आर्कियोप्टेरिक्स की बात हो गई। अब दूसरी बात करें, ये समानताएं दो प्रकार की होती है, समजातता और समरूपता। यानी ऐसे अंग, होमोलोगस अंग कौन से होते हैं? ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति और भ्रूणीय परिवर्धन तथा मूल रचना तो समान परंतु कार्य समान हो परंतु भिन्न। अच्छा, इसमें देखो मैं समझा देता हूं। ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति और भ्रूणीय परिवर्धन तथा मूल संरचना तो समान परंतु वे भिन्न है। यानी आप ये कहोगे कि ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति और संरचना तो भिन्न लेकिन कार्य समान, होमोलोगस। कौन से अंग? जैसे मैं बताऊं आपको, तितली के पंख और चमगादड़ के पंख। तितली के पंख पतले से होते हैं, काइटिन के बने होते हैं। चमगादड़ के पंख जो होते हैं वो त्वचा के फैलने से बने होते हैं। दोनों अलग अलग चीजें। काम क्या है उनका दोनों का? उड़ने का। दोनों का काम क्या है? उड़ने का। और ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति और संरचना सेम है लेकिन कार्य भिन्न है, वो कहलाएंगे समजात अंग। कौन से अंग कहलाएंगे? जैसे पक्षी के पंख और मनुष्य के हाथ। पक्षी के पंख में जो हड्डियां पाई जाती है, सेम हड्डियां अपने हाथ में भी पाई जाती है, लेकिन अपने हाथ उड़ने का काम नहीं करते। अपने हाथ उड़ने का काम नहीं करते, पक्षी के पंख उड़ने का काम करते हैं। तो वे अंग जो उत्पत्ति और संरचना में समान तथा कार्य में भिन्न, तो वो तो कहलाएंगे समरूपता। और ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न लेकिन कार्य एक ही हो, वो कहलाएंगे समजात। ठीक है, क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक देखेंगे हम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।